Friends, welcome to the channel JIV and CIV Made Simple. So only 2 months is left for JIV examination, and the first examination that you will face is INIFS, which is scheduled on 20th October. तो पहला एग्जामिनेशन जो आपका होगा वो INIFS का होगा, जो कि 20 अक्टूबर को स्केड्यूल्ड है। तो सबसे पहला सवाल आपके दिमाग में होगा कि कुछ लोग अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे होंगे, तो क्या इतना समय में किया जा सकता है? पहला सवाल। दूसरा सवाल होगा कि जो लोग ऑलरेडी कर रहे होंगे तो उनको सिलेबस काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूमिनस दिख रहा होगा कि 45 यूनिट है, लगभग 800 से 900 700 पेजेस का किताब है, क्या पढ़ें क्या छोड़ें? दूसरा सवाल। तीसरा सवाल ये होगा कि कैसे अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया जाए चारों सब्जेक्ट्स को, ताकि एक साथ सब निकाल लें। तो दोस्तों इन तीनों सवाल का आपको जवाब इस वीडियो में मिलेगा। मैं आपको एक तरीका बताने जा रहा हूँ जिससे लास्ट 2 महीने में आप INIFS के पेपर को आसानी से तैयारी कर सकते हैं। तो आपको मैं इस पार्टिकुलर सेशन को 2 पार्ट में डिवाइड करता हूं। देखिए, पहला पार्ट मैं आपको वो बताऊंगा कि पिछला जो 3 एग्जामिनेशन हुआ है, हमारा जो पिछला 3 एग्जामिनेशन हुआ है INIFS का, जनवरी 2023 का, फिर अक्टूबर 2023 का, और फिर अभी जो जून 2023 का 24 का हुआ है, इस 3 पेपर को मैंने प्रॉपरली एनालाइज किया। 100 के 100 क्वेश्चन देखे, सभी शिफ्ट के क्वेश्चन को देखे, और फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको मिस नहीं करना है, ये तो टॉपिक आपको पढ़ना ही पढ़ना है एनी हाउ। और तो आप अपने प्रिपरेशन को 2 सेगमेंट में डिवाइड कीजिए। पहला, जो टॉपिक आपको पढ़ना है निश्चित रूप से पढ़ के जाना है, इसको प्रायोरिटी में रखिए, पहले इसे कवर कीजिए। फिर दूसरा, कोई ज़रूरी नहीं है कि उससे क्वेश्चन आइए। इस बार मान लीजिए कि IIBF के एग्जामिनेशन के जो सेटर हैं उनका दिमाग चेंज हो गया, अब वो बोलेंगे नहीं हम कुछ नया पूछेंगे, तो बिल्कुल आप स्वतंत्र है पूछने के लिए, ठीक है। तो लेकिन देखिए, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो टॉपिक बार बार पूछा जा रहा है उससे जाने की संभावना ज़्यादा है, यानी कि समझिए कि इसके आने की संभावना लगभग 65% है, और जो नया टॉपिक है उसके आने की संभावना लगभग 35 से लेके 30% तक है। समझ रहे हैं? तो हम लोग का एफर्ट क्या होना चाहिए कि जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको पहले कवर कर लें, और जो बाकी टॉपिक है उसको बाद में कवर करें, राइट। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताऊंगा कि हर एक यूनिट वाइज मैं आपको बताने वाला हूं कि आई विल टेल यू यूनिट वाइज विच टॉपिक इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, एंड दैट यू मस्ट कवर। कहाँ से कवर करना है, कैसे कवर करना है, ये भी मैं आपको समझाऊंगा, क्या कवर करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो निश्चित रूप से दोस्तों, जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, एक पेन और कॉपी लेकर बैठिए, यानी तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं हमारे इस पार्टिकुलर वीडियो का, पेजेस का, स्लाइड्स का, ताकि आपको पता रहे कि ये टॉपिक तो हमें कवर करना ही करना है। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं हम लोग। पहले यूनिट नंबर 1 में ऐसा कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है नहीं, यूनिट 2 से डायरेक्टली हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट 2 में सबसे पहले आप जो पढ़ के जाएंगे वो ये है हमारा कि रोल इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी सेक्टर, क्वाटरनरी एंड क्यूनरी सेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2.1 को पढ़िए, ठीक है। 2.1 को पढ़ेंगे आप। 2.1 के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो है आपका सनराइज सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अच्छा, उसके पहले मैं एक और चीज़ बता दूं कि ये जो आपका एग्रीकल्चर इंडस्ट्री सर्विसेज है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, खासकर सर्विसेज, इसको भी एक और पढ़ के जाइएगा। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री और सर्विसेज को मैं इसे भी हाईलाइट कर देता हूँ। ओके, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एंड सर्विसेज, लेट मी हाईलाइट दिस ऑल्सो। ओके, एंड द नेक्स्ट इज सनराइज सेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट है सनराइज सेक्टर, बराबर सवाल पूछा जाता है कि सनराइज सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो यूनिट 2 से मैं कहूंगा कि ये 3 चीज तो आप जरूर कीजिए। 2.1 कीजिए, 2.5, 6, 7 कीजिए, और 2.9 कीजिए, सबसे पहला प्रायोरिटी में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग यूनिट 3 पे आते हैं। यूनिट 3 से आपको क्या करना है वो जरा देखिए। यूनिट 3 से दोस्तों आपको सबसे पहले करना है, ये जो नीति आयोग से रिलेटेड जितना भी पॉइंट्स लिखा गया आपके बुक में उसको पढ़ के जाइए। नीति आयोग @75, इससे सवाल पूछा जाएगा। नीति आयोग का स्ट्रेटजी क्या था @75। फिर दोस्तों इसमें आपको पता होगा कि इंक्लूजन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ड्राइवर, गवर्नेंस, इससे रिलेटेड सवाल पूछा जाएगा। तो इस टॉपिक से नीति आयोग को अच्छे से पढ़ के जाइए। हाँ देखिए, ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ कि बाकी चीज़ को आप पढ़िए। मैंने आपको बोला ना कि सबसे पहला प्रायोरिटी क्या दीजिए कि जो मैं यहाँ पे हाईलाइट किया हूँ उसको पढ़िए, ठीक है, क्योंकि ये पिछले 3 पेपर को प्रॉपर एनालिसिस करके ये डेटा आपको सामने पे प्रस्तुत कर रहा हूँ। और चलिए उसके बाद हम लोग यूनिट नंबर 4 पे आते हैं। और यूनिट नंबर 4 में जो आपको सबसे पहले पढ़ना है वो है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग नॉर्म्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब मैं आपको प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग नॉर्म्स की बात करता हूँ तो बेसिकली आपके बुक में एक टेबल दे रखा है, इसके अंदर आपको प्रायोरिटी सेक्टर का किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन है, फिर आपको इसमें एक सवाल पूछा जाएगा आपके कि सोलर एनर्जी को कितना प्रायोरिटी सेक्टर है, रिन्यूएबल एनर्जी में कितना प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है, इसको देखना है। अच्छा, उसके बाद दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके बाद वो है MSME का डेफिनेशन। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो जरूर करके जाइए, ठीक है। तो देखिए ये लिस्ट भी इसमें जोड़ लीजिए, 4.2 भी जोड़ लीजिए। तो 4.1 से लेके 4.4 तक सबसे
सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट नंबर 4 से, जिसको आपको करके जाना है, अच्छे तरीके से करके जाना है, ठीक है। बाकी चीज एक यहाँ पे स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया, ये दो स्कीम को पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 4.7 का ये दोनों स्कीम स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, ये बराबर पूछा जाता है इससे सवाल, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों अब एक सवाल आपके मन में उठेगा कि चलो मैं तो टॉपिक बता दिया आपको, लेकिन करें कैसे। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, सब कुछ मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। मैंने क्रैश कोर्स शुरुआत किया है दोस्तों, जिस क्रैश कोर्स से मैं आपको यही करवा ही रहा हूं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको मैं पहले करवाऊंगा। लगभग 15 से 20 दिन में आपको मैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाऊंगा। कैसे करवाऊंगा, तो जैसे देखिए, पहले मैं जैसे आज मैं आपको प्रिसाइन किया कि आज आपको ये दोनों टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। कहाँ से पढ़ना है, तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा। फिर क्या करना है, वीडियो देखना है तो मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा। फिर शाम में आपको क्विजेस करवा लूंगा इसका, और फिर फाइनली दोस्तों आपको यूनिट वाइज मॉक टेस्ट करवा लूंगा। और क्या चाहिए दोस्तों बताइए। टोटल 45 यूनिट है, और इसमें लगभग मान लीजिए कि यदि मैंने आपको बता दिया कि प्रत्येक यूनिट से मान लीजिए कि मैंने आपको बोला कि 4 से 5 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो 45 गुने 4 कितना हो गया, यानी कि 180 से लेकर 220 टॉपिक मैंने आपको बताया, ठीक है ना। 180 से 220 टॉपिक बताया कि इंपॉर्टेंट है। तो आपको मैं बोला कि प्रत्येक दिन 3 टॉपिक पढ़िए। आपके पास 60 दिन है, तो 60 दिन में आराम से 180 टॉपिक नहीं क्लियर हो जाएगा। तो 3 टॉपिक यदि आप पढ़ेंगे, कहाँ से पढ़ेंगे, मैं नोट्स दूंगा, मैं अपना कंसाइज नोट्स प्रोवाइड करूंगा, आपको मैं वीडियोस भी प्रोवाइड करूंगा, और साथ ही साथ आपको मैं क्विजेस भी करवाऊंगा इन पे, ठीक है। और तो यदि आप इतना कर लेते हैं तो निश्चित रूप से जो आपके मन में संकोच है कि 50 मार्क्स कैसे लाएं, वो बिल्कुल हो जाएगा। केवल इतना ही नहीं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो तो मैं आपको 1 महीना में करवा दूंगा, 3 की जगह मैं 6 यूनिट करवाऊंगा, 6 टॉपिक करवाऊंगा पर दिन में, हो जाएगा ना। तो बाकी 30 दिन क्या करेंगे, तो जो बाकी का यूनिट है उसको देख लेंगे, दैट्स ऑल। तो ये सबसे परफेक्ट स्ट्रेटजी है आगामी INIFS एग्जामिनेशन के लिए। तो आपको करना क्या है, आप हमारे क्रैश कोर्स में इनरोल हो सकते हैं, इसको मैंने स्टार्ट किया है। विशेष जानकारी के लिए मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस पार्टिकुलर नंबर पर, इसमें आपको विशेष डिस्काउंट भी मिलेगा। इसके अंदर आपको डेली PDF, डेली वीडियोस, जो मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं केवल उसी का, वो मैं प्रोवाइड करूंगा, और शाम में आपको उससे रिलेटेड क्विजेस करवा दूंगा, और जैसे वीक कंप्लीट होगा तो जितने भी टॉपिक हमने कवर किए उस पर मॉक करवा लूंगा, यानी फुल्ली फ्लेजेड प्रिपरेशन हो जाएगा। कहीं से भी सवाल पूछा जाए इन सभी टॉपिक से, आप कॉन्फिडेंटली उसका आंसर दे पाएंगे, इतना मैं गारंटी लेता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग यूनिट 5 पे आते हैं। यूनिट 5 से क्या इंपॉर्टेंट है वो जरा देखते हैं। देखिए यूनिट 5 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें आप देख रहे होंगे मैक्सिमम जो टॉपिक है ना उसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, क्योंकि यूनिट 5 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम विच क्वेश्चन आर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड। अब क्या पूछा जाएगा वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। देखिए यूनिट 5 में सबसे पहले आप देख के जाइए, दैट इज आवर ये इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें देखिए ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर से सवाल बराबर आता है, जैसे भारत माला परियोजना, PM गति शक्ति, ठीक है, इससे सवाल बराबर आता है, बहुत सारा स्कीम बुक में दिया हुआ है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका एनर्जी एंड पावर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, दैट इज रेड रोल सिविल एविएशन, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा एक इसमें आपको मैं बताना भूल गया, इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा इसमें ESG पढ़ के जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो आपको यहाँ लिखा गया है ना ESG, ठीक है ना, ESG कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल एंड ESG टॉपिक आपको कहाँ मिलेगा पता है, ये सोशल सेक्टर वाले में मिलेगा। ये जो हमारा सोशल सेक्टर और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, इसके अंदर आपको एक कंसेप्ट मिलेगा इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस का, ठीक है। इससे सवाल बराबर आता है, हर एक साल पूछा जाता है सवाल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट को 10 बार वेरी बोल दीजिए और इंपॉर्टेंट बोल दीजिए, एक सवाल आने वाला है इस बार भी यहाँ से, ठीक है। फिर अगला टॉपिक जो है आपका नेक्स्ट टॉपिक वो है हेल्थ एजुकेशन एंड फैमिली वेलफेयर, राइट, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आप अच्छे से कीजिए। और फिर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट, सो इसको भी अच्छे से कीजिए। तो दोस्तों क्या करना है ये मैं अपने क्रैश कोर्स में करवा दूंगा आपको। अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये सब टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है। यदि आप सेल्फ प्रिपरेशन भी करना चाहते हैं निश्चित रूप से आप कीजिए, लेकिन इन सभी टॉपिक को आप प्रायोरिटी पे रखिए। चलिए आगे हम लोग यूनिट नंबर 6 पे आते हैं। यूनिट नंबर 6 में हम लोग पढ़ेंगे ग्लोबलाइजेशन को। ग्लोबलाइजेशन में दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो प्रोटेक्शनिज्म है ना, प्रोटेक्शनिज्म पे एक केस स्टडी आया था इस बार, इसको अच्छे से पढ़ के जाइए। ये बहुत ही छोटा टॉपिक है, 2-3 पेज में कवर्ड है ये पार्टिकुलर टॉपिक, तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आप चाहे तो पूरा भी पढ़ लेंगे, कोई बड़ा टॉपिक है नहीं, लेकिन इसको अच्छे से समझना है कि प्रोटेक्शनिज्म होता क्या है, इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो मैंने अपने वीडियोज़ में अच्छे से समझाया है इस तरीके से, इस तरह समझाया है कि आप कहानी के माध्यम से समझाया है, इसके माध्यम से आप एग्जाम्पल के माध्यम से चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं। तो 6.5 जो टॉपिक है सबसे इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग द ग्लोबलाइजेशन, दैट इज यूनिट नंबर 6। फ्रेंड्स यदि आपको हमारा प्रयास पसंद आया हो एक लाइक जरूर हिट कीजिएगा, ताकि ये वीडियो और भी JIB एस्पिरेंट तक पहुंचे और वो भी जान पाए कि हाँ INIFS में ये किस टॉपिक को हमें पढ़ के जरूर जाना है। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यदि हम बात करें यूनिट नंबर 7 में, देखिए इकोनॉमिक रिफॉर्म टॉपिक है, रिफॉर्म्स इन इंडिया
थोड़ा सा मैं आपको इकोनॉमिक रिफॉर्म में बता देता हूँ कि एग्जैक्टली क्या आपको पढ़ के जाना है। तो रियल सेक्टर वाला देख लीजिए। हाँ देखिए, इकोनॉमिक रिफॉर्म में आपको बता दो, नरसिम्हन कमेटी का जो पहला रिफॉर्म था और दूसरा रिफॉर्म था, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको भी आप 4 बार स्टार मार्क लगा लीजिए इसमें, ठीक है ना। नरसिम्हन कमेटी का जो पहला और दूसरा रिफॉर्म था, इसको भी आप 4 बार स्टार मार्क लगा लीजिए, इससे सवाल आता ही आता है। तो प्लीज़ गो थ्रू द नरसिम्हन कमेटी फर्स्ट एंड सेकेंड रिफॉर्म in detail, okay, and in the crash course I will provide you detailed PDF, I will provide you detailed videos, and I will also provide you MCQs in the form of quizzes and mock test, right। चलिए आगे हम लोग यूनिट नंबर 8 की यदि हम बात करें, if we talk about unit number 8 that is based on FTP, that is foreign trade policy। तो यूनिट नंबर 8 में देखिए दोस्तों, आपको जो चीज़ देख के जाना है वो है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 15 से 20 वाला। ये जो FTP पॉलिसी लिखा गया है ना 15 से 20 वाला, उसको आपको सबसे पहले प्रायोरिटी पे देख के जाना है, ठीक है। खासकर इसके मेन हाइलाइट्स क्या हैं, इसको देख के जाइए। और फिर दोस्तों कुछ कुछ की पॉइंट्स है FTP 2015-20 का, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यदि हम इफ़ यू मूव फर्दर एंड देन आफ्टर, इसके बाद आता है दोस्तों हमारा 8.5 नंबर टॉपिक। इस पर मैंने 2 स्टार मार्क अभी लगा दिया है, और मैं अभी आपके सामने इसके अंदर ना 10 स्टार मार्क लगाने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। इसमें बुक में एक टेबल आपको दिया हुआ है, और वो टेबल किस चीज़ का है पता है आपको? वो टेबल है सेक्टर वाइज FDI फ्लो रूट एंड लिमिट्स टू इंडिया। आपको पता होगा एक ऑटोमेटिक रूट होता है और एक गवर्नमेंट रूट होता है, ठीक है ना। कितना लिमिट है, किस सेक्टर में कितना लिमिट है, इस पर दोस्तों मैंने एक वीडियो भी बना रखा है, आपको आसानी से ट्रिक के माध्यम से याद करवाया है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसका लिंक मैंने दिया है। यदि आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो 8.5 तो आपका क्लियर हो गया। मैं आपको बता रहा हूँ ना दोस्तों, प्रत्येक टॉपिक पे मेरा एक एक वीडियोज रहेगा, जिसमें मैं एक एक चीज़ को अच्छे से आपको रटवा दूंगा, क्लियर करवा दूंगा। और 8 एग्जाम्पल सैंपल के तौर पर आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाइए, 8.5 नंबर टॉपिक पे हमारा वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है। उसमें मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से वो टेबल को याद करवाया है कि हाँ हमारा जो यदि एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर है तो यहाँ पे 100% FDI लिमिट है। यदि हमारा प्राइवेट सेक्टर एजेंसीज है तो यहाँ पे 74% FDI लिमिट है। अब आप याद कैसे रखेंगे? तो हमारा ट्रिक को यूज कर सकते हैं। वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वीडियोस का लिंक आपको मिल जाएगा। तो प्रायोरिटी पे ये दोनों यूनिट को रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इफ़ यू मूव फॉरवर्ड एंड द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव इज यूनिट नंबर 9। यूनिट नंबर 9 में दोस्तों आता है हमारा इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, यहाँ पे इस यूनिट में 8 में देखिए FDI FII में जो डिफरेंस होता है उसको अच्छे से कर लीजिए। FDI और FII में क्या बेसिक डिफरेंस है, सवाल इससे पूछा जाता है बराबर। और यदि हम WTO ये जो बात करें यूनिट नंबर 9 की, तो IMF और वर्ल्ड बैंक, देखिए दोस्तों IMF और वर्ल्ड बैंक कहने के लिए है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारा टॉपिक है कि जैसे कि आप देख सकते हैं बुक में कि SDR क्या होता है, वर्ल्ड बैंक क्या है, मीगा क्या है, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर कौन कौन से एजेंसीज आती हैं, IBRD क्या है, सब कुछ है। मतलब ये समझिए कि ये 9.2 नंबर यूनिट है ना, लगभग 10 पेज का टॉपिक है ये, समझ रहे हैं? 10 पेज का टॉपिक है, इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट करके रखा है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो पहला जो रीडिंग आप देंगे, पहला जो फेज कवर करेंगे, उसमें जो मैंने हाईलाइटेड टॉपिक दे रखा है उसको कवर करेंगे, क्योंकि वो प्रायोरिटी बेसिस पे होगा, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि आपको ज़्यादा समय लग जाए, बाकी चीज़ छूट भी जाए तो चलेगा, लेकिन जो मैं आपको हाईलाइट दे रहा हूँ वो तो बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि पिछले 3 अटेम्प्ट का पेपर को एनालाइज करके ये टॉपिक आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यूनिट नंबर 10 की बात करते हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट द यूनिट नंबर 10, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट यू हैव टू स्टडी इज रिगार्डिंग द SDG, that is सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का 13 नंबर देख के जाइए, ठीक है। वो क्लाइमेट एक्शन के बारे में पूछा जाएगा। 13 नंबर किससे रिलेटेड है, 17 नंबर किससे रिलेटेड है, दिस वे क्वेश्चन आर आस्क्ड। और 17 गोल क्या क्या है ये पूछा जाएगा, ठीक है ना। जो SDG के अंदर 17 गोल दिए जाते हैं वो कौन कौन से गोल्स हैं, दिस क्वेश्चन विल बी आस्क्ड। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इज इंडिया एंड SDG 13। देखिए ये जो हमारा 10.4 नंबर यूनिट है, इसमें भारत और SDG 13 में क्या कोरिलेशन है, इस तरह का सवाल पूछा जाता है, तो इसको देख के जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं, ग्रीन बॉन्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दिस पार्टिकुलर यूनिट इज रिगार्डिंग द ग्रीन बॉन्ड, यूनिट नंबर 10 आई एम टॉकिंग अबाउट। और ये 10.4 नंबर जो आपका टॉपिक है उसके अंदर एक ग्रीन बॉन्ड दे रखा है, ग्रीन बॉन्ड को अच्छे से पढ़ के जाइए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए यूनिट नंबर 11 को स्किप कीजिए, 11 उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। देखिए 11 में इशू फेसिंग इंडियन इकोनॉमी है, एज सच इससे कोई क्वेश्चन ज़्यादा पूछा नहीं है, खाली डेटा भरा हुआ है, इसको आप स्किप कर सकते हैं। अब 11 यूनिट नंबर 12 पे आ जाइए। देखिए यूनिट नंबर 12 में माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों में क्या डिफरेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों इसके अलावा मैं एक और चीज़ आपको मैं बता दूँ कि जो आपका डेफिनेशन है ना, जैसे एडम स्मिथ का क्या डेफिनेशन है, मार्शल का क्या डेफिनेशन है, रॉबिन्स का क्या डेफिनेशन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और मार्केट, कमांड और मिक्स्ड इकोनॉमी तीनों में क्या डिफरेंस है, प्लीज़ गो थ्रू इट।
लेट्स टॉक अबाउट लेट्स कम टू यूनिट नंबर 13। यूनिट नंबर 13 में आपको देखे जाना है कि डिमांड स्केड्यूल क्या होता है और जो हमारा डिमिनिशिंग मार्जिन। अच्छा, इसमें देखिए पिछले बार सवाल पूछा था गिफेन गुड के बारे में। किसके बारे में सवाल पूछा था? गिफेन गुड के बारे में। तो ये क्या होता है, व्हाट इज दिस गिफेन गुड, राइट। और डिमांड कर्व क्या होता है, राइट, एंड व्हाट इज दिस मार्केट डिमांड, लॉ ऑफ मार्जिनल डिमांड यूटिलिटी क्या होता है, शिफ्ट क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कब डिमांड कर्व शिफ्ट होता है, इसका एक्सेप्शन क्या है लॉ ऑफ डिमांड का, विवियन गुड क्या होता है, गिफेन गुड क्या होता है। दिस क्वेश्चंस आर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड, ठीक है। सप्लाई कर्व उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ जो हमारा सप्लाई और डिमांड का इक्विलिब्रियम है इससे केस स्टडी पूछा जाता है। और दूसरी बात ये भी कि यदि हमारा सप्लाई या डिमांड कर्व में शिफ्ट आता है तो क्या इफेक्ट पड़ता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये सभी को हाईलाइटेड है और मैंने अच्छे तरीके से अपने वीडियोज़ के माध्यम से चीज़ों को क्लियर किया है। तो क्रैश कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यदि आप निश्चिंत होकर क्रैश कोर्स को फॉलो करते हैं, क्रैश कोर्स के कंटेंट को फॉलो करते हैं, तो आपको बस उतना जितना मैं डेली बेसिस पे आपको मैं प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि चारों सब्जेक्ट्स का मैं पैरेलली चलूंगा। ऐसा तो है नहीं कि मैं IAFS लूंगा, मैं आपको IANFS का आज बताऊंगा 4 टॉपिक, उसी तरह PVB का 4 टॉपिक बताऊंगा, AFM का 4 टॉपिक बताऊंगा, RBWM का 4 टॉपिक बताऊंगा। उतना आप कर लीजिए, करना जितना मैं आपको कंटेंट दूंगा उतना कर लीजिए, दैट्स ऑल, ठीक है ना। 1 महीना तक हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक को करेंगे, बाकी 1 महीना में बाकी टॉपिक को करेंगे, ठीक है, उसके बाकी टॉपिक के कम कंटेंट को देखेंगे। सो दिस वुड बी द परफेक्ट स्ट्रेटजी, ठीक है, जिसको हम लोग फॉलो करेंगे। आगे यदि हम बात करें, ये तो सप्लाई एंड डिमांड की बात हो गई, राइट, मैंने समझा दिया। यूनिट नंबर 14 की बात करें, देखिए यूनिट नंबर 14 में ना मनी सप्लाई टॉपिक में जब आप आइएगा तो वहाँ पे M1, M2, M3, M4 में क्या कोरिलेशन है, इसे केस स्टडी पूछा जाता है। मैं फिर से बता दूं, M1, M2, M3, M4 देखे जाइए, वेलोसिटी ऑफ मनी क्या होता है ये देखे जाइए। और हाँ, इन्फ्लेशन तो इंपॉर्टेंट है ये, लेकिन इन्फ्लेशन से जो सवाल पूछा जाएगा वो CPI और WPI और GDP डिफ्लेटर पे रहेगा, जो कि हमारे इन्फ्लेशन के मेजर्स होते हैं, तो इसको देखे जाइए। यूनिट नंबर 15 की बात करें जो कि हमारे थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट से रिलेटेड है, तो थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट में किन्सियन का जो लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी था, LPT था, उसको देखिए जाइए। खासकर उसमें मैं आपको टॉपिक बताऊंगा वो है आपका मोटिव। देखिए 3 तरह के मोटिव होते हैं, स्पेकुलेटिव मोटिव, ट्रांजैक्शन मोटिव और प्रिकॉशनरी मोटिव। इससे सवाल बराबर पूछा जाता है। एंड द नेक्स्ट टॉपिक विच आई विल रिकमेंड इज हिग्स हैंसन सिंथेसिस, दैट इज कॉल्ड ISLM कर्व, राइट। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपको पता होगा ना कि ये जो ISLM कर्व है उसमें किन्सियन थ्योरी का भी कंट्रीब्यूशन है, राइट। और इसके अंदर आपका क्लासिकल थ्योरी आएगा, किन्स थ्योरी आएगा, और इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो आएगा हमारा हिग्स हैंसन थ्योरी। तो प्लीज़ गो थ्रू इट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ ये पूरा का पूरा टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग यूनिट नंबर 17 पे आते हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट, आप बोलेंगे 16 कहाँ गया, तो 16 बिजनेस साइकिल है, इससे सवाल मिला नहीं है मुझे, लेकिन फिर भी बहुत छोटा सा टॉपिक है। 4 तरह के फेजेज होते हैं, उसको आप एक बार देख सकते हैं। उसको हम लोग सेकंड फेज में कवर कर लेंगे। अपने पहले फेज में हम लोग इसको स्किप करेंगे, सेकंड फेज में हम लोग इसको कवर कर लेंगे। यूनिट नंबर 17 की बात करें तो हमारा मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको कवर करके जाना है वो है आपका SLR। देखिए SLR के सारा पॉइंट SLR का कवर कर लीजिए। टूल्स के अंदर SLR, CRR आपका, फिर ST, SDF, बेस रेट, MCLR, EBLR सब कुछ कवर कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट टूल से पूछा जाता है। और एक दूसरा टॉपिक जो पिछली बार पूछा गया था इसी जून वाले एग्जामिनेशन में, वो था फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, जिसको FRBM एक्ट बोलते हैं। इससे सवाल आया था, इसको अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। तो इस आपका यूनिट नंबर 17 के लिए मोर देन सफिशिएंट है। इफ़ यू टॉक अबाउट यूनिट नंबर 18, यूनिट नंबर 18 में अच्छा दोस्तों एक और से मैं आपको बता दूं, TREPS, ठीक है ना, TREPS। देखिए TREPS यहाँ भी दिया हुआ है, ठीक है, इसको देख लीजिए। TREPS इससे सवाल पूछा जाएगा, खासकर किस टॉपिक के अंदर है ये आपका, इसी के अंदर है जो मैंने आपको बोला ना इंपॉर्टेंट टूल्स, उसी के अंदर है। अच्छा यूनिट नंबर 18 में आ जाए हम लोग, तो यूनिट नंबर 18 में आपको GDP से रिलेटेड कंसेप्ट है। तो GDP में सबसे पहले आपका जो GVA एट बेसिक प्राइस, GVA एट मार्केट प्राइस, बेसिक प्राइस, मार्केट प्राइस, जो कोरिलेशन होता है, फैक्टर कॉस्ट, नेशनल इनकम, सब कुछ हमारे कंपटीशन में दिया हुआ है। इस पर न्यूमेरिकल पूछा जाएगा केस स्टडी के फॉर्मेट में, ठीक है। और पिछले बार इसी प्रकार के सवाल आए थे, तो इसको करके जाइए अच्छे से। और जो हमारे नेशनल प्रोडक्ट एग्रीगेट के जो इंपॉर्टेंट वेरिएंट्स होते हैं, ये इससे सवाल पूछा जाता है। यदि हम वेरिएंट्स की बात करें, जैसे कि आपका हो गया NDP, जैसे NNP, GNP, GDP, NDP, ठीक है, NDP एट फैक्टर कॉस्ट, NDP एट मार्केट प्राइस, ये सब कैसे कोरिलेटेड है, इससे सवाल पूछा जाएगा, जो कि हमारे यूनिट 18.4 में दे रखा है। दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि इसी प्रकार
का कंटेंट मैं पीवीबी और आई और बाकी सब्जेक्ट्स के लिए बनाऊं तो आप प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन ऑल अदर सब्जेक्ट ऑल्सो। मैं समझ जाऊंगा कि हाँ यस आप सिंपली लिख दीजिए, यस लिख दीजिएगा तो मैं समझ जाऊंगा कि आप चाहते हैं कि मैं बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी ऐसा कंटेंट बनाऊं। बिकॉज इट टेक्स लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क टू फर्स्ट ऑफ ऑल एनालाइज द क्वेश्चन प्रॉपरली एंड देन आफ्टर highlight the content from each and every topic and prepare and present before you. Now if you talk about the unit number 19 that is about union budget, तो यूनियन बजट में सबसे पहले तो आप डेफिसिट को पढ़ के जाइए। डेफिसिट का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर रेवेन्यू डेफिसिट, एक्सपेंडिचर डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, क्या कोरिलेशन है आपस में, इसको देख के जाइए। और दोस्तों ये तो मैं कहूँगा ही कि जो इंपॉर्टेंट रिसीट होते हैं, जो इंपॉर्टेंट एक्सपेंडिचर्स होते हैं, इसको तो देख ही लीजिए, क्योंकि डेफिसिट आपको समझ में नहीं आएगा जब तक आप रिसीट और एक्सपेंडिचर नहीं समझेंगे। और मैंने एक वीडियो भी बना रखा है इसके केस स्टडी से रिलेटेड, जिसका आप हेल्प ले सकते हैं कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए। इफ़ यू टॉक अबाउट द यूनिट नंबर 20 दैट इज अवर इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम विच कम्स, यहाँ तक हमारा मॉड्यूल बी था। अब आता है हमारा मॉड्यूल सी में। तो मॉड्यूल सी में जो हमारा इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है, इसमें दोस्तों जो हमारा टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम होता है, इसमें एक फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों के बीच डिफरेंस पूछा जाएगा। फॉर्मल का कौन सा एग्जाम्पल है, इनफॉर्मल का कौन सा एग्जाम्पल है, ये पूछा जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं आपको 10 स्टार मारना बोलूँगा 10 स्टार मारने के लिए, वो है फेज। ठीक है, देखिए 4 फेज हैं डेवलपमेंट के, लेकिन जो पहला 3 फेज है, स्पेशली जो बीच का 2 फेज है, उससे सवाल बराबर पूछा जाता है। पहला चौथा को इग्नोर किया जाता है, लेकिन मैं कहूँगा कि चारों को पढ़ लीजिए। ठीक है ना, लगभग 20 पेज में ये कवर्ड है। और हमारा जो क्रैश कोर्स का कंटेंट है उसमें मैंने पिन पॉइंटेड कंटेंट आपको प्रोवाइड किया है, जो आपको पढ़ना है और बाकी चीज़ आपको छोड़ना है। जो स्क्रैप है उसको आपको छोड़ना है और जो इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ना है। पीडीएफ से आपका रिवीजन हो जाएगा, वीडियो से आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिल जाएगी, एमसीक्यू पीडीएफ से आप चीज़ों को आपके अपने ग्रास्पिंग कैपेबिलिटी को देख पाएंगे, और जब आप मॉक टेस्ट देंगे, क्विज देंगे, तो आपका पूरा कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाएगी। दोस्तों यही तो है हमारा INIFS का क्रैश कोर्स। चलिए, विशेष जानकारी के लिए मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर। आगे बढ़ते हैं हम लोग यूनिट नंबर 21 पे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि यूनिट नंबर 21 में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, जो कि है हमारा इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर। ठीक है दोस्तों, तो अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जो पिछला यूनिट था यूनिट 20 में, तो कितने बैंक्स होते हैं, ठीक है ना, कौन से बैंक का कब नेशनलाइजेशन हुआ, इसे सवाल पूछा गया था पिछली बार, ये आप देख के जाइएगा। इफ़ यू टॉक अबाउट द यूनिट नंबर 21 विच इज़ रिगार्डिंग द इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर, तो स्केड्यूल बैंक पढ़ के जाइए। स्केड्यूल बैंक के अंदर कौन कौन से बैंक आते हैं, कॉमर्शियल बैंक होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, ठीक है, वो सबको क्लासिफिकेशन देख के जाइए। एक डिफरेंशिएटेड बैंक नया कंसेप्ट है जिससे सवाल पूछा जाता है। इफ़ यू टॉक अबाउट द डिफरेंशिएटेड बैंक, तो डिफरेंशिएटेड बैंक में किस प्रकार का सवाल पूछा जाता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, एक पेमेंट बैंक आएगा, जो कि एक तरह का डिफरेंशिएटेड बैंक ही आता है, पेमेंट बैंक से सवाल पूछा जाएगा। फिर कोऑपरेटिव बैंक में आप देखिए जाइए यूसीबी के बारे में, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के बारे में पूरा का पूरा सवाल आता है। और ये जो फिनटेक टेकफिन है या नियो बैंक है, इससे सवाल कंपैरिजन के फॉर्म में आता है कि क्या होता है टेकफिन, क्या होता है फिनटेक, क्या होता है नियो बैंक, इस प्रकार का सवाल आता है। यदि हम यूनिट नंबर 22 की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि है हमारा बैंकिंग लॉस के बारे में, देखिए एक तो हमारा RBI एक्ट है, एक हमारा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है। लेकिन आप सवाल ये है कि इतना एक्ट है, इसके लिए भी मैंने एक ट्रिक वाला वीडियो बनाया है जिसका आप हेल्प ले सकते हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों मैं आपको बता दूं, क्लासिफिकेशन करके बता दूं। देखिए, एक तो हमारा यूनिट नंबर 22.3 में यदि आप आइएगा तो चैप्टर कुछ दिया हुआ है 3 का सब चैप्टर है, 3A 3B 3C 3D 3E 3F, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो ये पढ़ के जाइए, 3 वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ के जाइए। ठीक है, किसके अंदर क्या इंक्लूडेड है इसको पढ़ के जाइए। जैसे मान लीजिए कि सेक्शन नंबर 17 देखिए, इसमें कहा जाता है कि बिजनेस जो है कौन कौन सा बिजनेस RBI परमिट करती है कंडक्ट करने के लिए। फिर आप सेक्शन नंबर 24 देखिए, इसमें बताया जाता है कि करेंसी नोट का डिनोमिनेशन क्या होगा। सभी सेक्शन इंपॉर्टेंट है, सवाल इसे आता ही आता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आप सेक्शन नंबर चैप्टर 3B में आएंगे यहाँ पे, तो इसमें देखिए सबसे पहले 45I 45IC 45J 45L 45M 45MA, ये सब RBI एक्ट का इंपॉर्टेंट सेक्शन है। उसके बाद यदि हम BRA एक्ट की बात करें तो BRA एक्ट में भी सेक्शन नंबर 17 6 से लेकर 36 AG जितना भी सेक्शन है पार्ट 2 वाला, उसको देख के जाइए। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है, कर रहा हूँ मैं, आपको बस चीज़ों को समझना है, चीज़ों को वीडियो को फॉलो करना है। इसे मैंने ट्रिक का वीडियो डाल रखा है अपने क्रैश कोर्स में, इस ट्रिक वाला वीडियो देखिए, सभी चीज़ें आपके दिमाग में छप जाएंगी, एग्जाम में बस आपको उतारने का रहेगा, दैट्स ऑल। यूनिट नंबर 23 पे आते हैं, DFI, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है, क्योंकि इससे भी बहुत सारे सवाल बनते हैं इस टॉपिक से। आइए हम बता देते हैं कि क्या क्या टॉपिक सवाल बनते हैं। सबसे पहले तो इवोल्यूशन पढ़ के जाइए। इससे सवाल पर कैसे बनता है पता है आपको, कि पहला DFI कौन था, कब बना, कैसे बना, दैट्स ऑल, इस प्रकार का सवाल आता है। इवोल्यूशन को पढ़ के जाइए। उसके बाद DFI का रोल किस प्रकार से बदल रहा है, राइट, द चेंजिंग रोल ऑफ द DFI।
ठीक है, इंडियन इकोनॉमी में खासकर जो हमारा क्रेडिट ऑथराइजेशन स्कीम होता है, CAS जिसको बोलते हैं, ठीक है, यूनिवर्सल बैंक का इमरजेंस कैसे हुआ, यूनिवर्सल बैंक पढ़ के जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों कुछ बैंक का नाम लिखा गया, जैसे ICICI, IDBI। अब IDBI बोलिएगा तो IDBI का बहुत सारा स्कीम आपको मिलेगा, ठीक है, उसको पढ़ के जाना है। आप CDB बोलिएगा तो उसका जैसे IDBI का मैं आपको एक स्कीम का नाम बताता हूँ, इसका नाम है, जो एग्जाम्पल पूछा गया था पिछली बार, वो था सॉफ्ट लोन स्कीम। ये स्कीम कब आया था? 1976 में आया था। ये क्या है ये स्कीम, क्यों लाया गया, किस पर्पज से लाया गया, एवरीथिंग वी हैव कवर्ड इन आवर क्रैश कोर्स। और CDB की बात करें तो CDB का स्माइल स्कीम है, क्या ये स्कीम है, और भी CDB का 5 स्कीम आपके बुक में दिया हुआ है, सब कवर कर लीजिए। एक्सिम बैंक कवर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सिम बैंक, ठीक है। और बाकी हम लोग फेज 2 में बाकी चीज़ों को कवर करेंगे। चलिए यूनिट 23 तक हो गया, आगे बात करते हैं। यूनिट 24 पे आ जाइए। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको इसमें कवर करना है, वो ग्रामीण बैंक का मॉडल है। मोहम्मद यूनिस को आप जानते होंगे, ठीक है, इससे सवाल बराबर पूछा जाता है। तो ग्रामीण बैंक का मॉडल के रिगार्डिंग सवाल पूछा जाएगा 24 नंबर यूनिट में। मोहम्मद यूनिस का कंट्रीब्यूशन क्या है, और एक जो हमारा RBI का जो फेयर प्रैक्टिस कोड है NBFC MFI के रिगार्डिंग, उससे सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इफ़ यू टॉक अबाउट द NBFC टॉपिक, सो NBFC टॉपिक में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारा एक्टिविटीज़ ऑफ NBFC नॉट एलिजिबल फॉर बैंक क्रेडिट। आप पेज नंबर में आपको बता देता हूँ, 341 नंबर पेज नंबर में है, और इसमें ये जरूर पढ़ के जाइए। ये जो आपका 25.10 है ना, बैंक फाइनेंस टू NBFC, इसके अंदर ये टॉपिक है, ठीक है। कौन कौन से एक्टिविटीज़ NBFC के लिए जो कि बैंक क्रेडिट के लिए एलिजिबल नहीं है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंड क्लासिफिकेशन ऑफ NBFC भी इंपॉर्टेंट है। यूनिट नंबर 26 जो कि हमारा इंश्योरेंस कंपनी से रिलेटेड टॉपिक है, इसमें आपको इंश्योरेंस पेनिट्रेशन और डेंसिटी जो कि 26.5 नंबर यूनिट है, इसको देख के जाना है। इससे सवाल बराबर पूछा जाता है। और उसके बाद हमारा इंश्योरेंस अकाउंट क्या होता है, इससे रिलेटेड सवाल पूछा जाता है, ठीक है। इस टॉपिक से आपको इंश्योरेंस पेनिट्रेशन डेंसिटी और इंश्योरेंस अकाउंट 2 टॉपिक पढ़ना है। 27 नंबर यूनिट से हमको इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम रेगुलेशन एंड देयर रूल्स, तो दिस इज़ द टॉपिक। और इसके अंदर आपको जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जो आपका क्या क्या फंक्शंस हैं, उसका रोल क्या है, मॉनेटरी अथॉरिटी, डेबिट डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट, एवरीथिंग यू हैव टू स्टडी रिगार्डिंग द रोल्स ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और एक हमारा IRDA है जो कि हमारा इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ठीक है, जिसको आपको पढ़ना है, IRDA। और फिर हमारा PFRDA है तो ये भी आपको देखना है, IRDA और PFRDA। प्लीज़ रिमेंबर दिस 2 पॉइंट्स, ओके। इससे रिलेटेड सारा पॉइंट देखना है। PFRDA से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको देखना है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि IRDA में आपको मल्होत्रा कमेटी देख के जाना है, ठीक है ना, जो कि इससे रिलेटेड है, उनका क्या रिकमेंडेशन था इस कमेटी का, वो देखना है। और PFRDA में आपको फंक्शन क्या है, इंटरमीडिएटरीज कौन होते हैं, रिकॉर्ड कीपिंग कैसे रखा जाता है, एवरीथिंग यू हैव टू सी। नाउ यूनिट नंबर 28 में आपको जो हमारा ईज़ है, एक टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ, ईज़ वाला 28.4 में जो है ईज़ वाला टॉपिक, ईज़ का क्या एजेंडा है, ईज़ 1.0, 2.0, 3.0, एवरीथिंग यू हैव टू सी। यूनिट नंबर 29 की बात करें तो हमारा यूनिट नंबर 29 है फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड। और फाइनेंशियल मार्केट में जो टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हमारा सेगमेंट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, राइट। सो फाइनेंशियल मार्केट ये टॉपिक है यूनिट नंबर 29। और इसमें आपको हमारे फाइनेंशियल मार्केट के कौन कौन से सेगमेंट्स हैं वो देखना है। लेट्स टॉक अबाउट यूनिट नंबर, यस दिस इज़ यूनिट नंबर 29। तो इसमें फाइनेंशियल मार्केट में कौन कौन से सेगमेंट्स हैं, उनका क्या फंक्शन है, ये देखना है। 30 में आपको देखिए मनी मार्केट होता क्या है, कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी, ये सभी टर्म्स क्लियर होनी चाहिए। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट से रिगार्डिंग सारा पॉइंट क्लियर होना चाहिए। और रेपो और ट्राई पार्टी रेपो, प्लीज़ गो थ्रू इट, ठीक है। ये सभी आपके हॉट टॉपिक हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट नंबर 31 से बात करें तो यूनिट नंबर 31 में आप एक टॉपिक देखेंगे जो कि हमारा प्राइसिंग से रिलेटेड। देखिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है ये, इसमें क्योंकि समझने में थोड़ा सा समय लगेगा इस टॉपिक को। तो इसमें जो एक टॉपिक है जो इससे सवाल बराबर आता है वो है हमारा टॉपिक नंबर 31.8, दैट इज़ टाइप ऑफ कैपिटल इशू इन प्राइमरी मार्केट, राइट। और फिर यूनिट नंबर 32 में हमारा जो टॉपिक है वो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को देखना है, फिर बॉन्ड वैल्यूएशन को देखना है और थ्योरम्स को देखना है। बॉन्ड वैल्यूएशन थ्योरम से पिछली बार सवाल आया था, ठीक है, 32 से। और हमारा फिम्डा, ठीक है, फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया, तो इसको देखना है। तो ये 3 टॉपिक हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। और यूनिट नंबर 33 की बात करें जो कि है हमारा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, तो फॉरेक्स मार्केट ये इसमें आपका एफएक्स रिटेल प्लेटफॉर्म देखना है, ठीक है। और USDX US डॉलर इंडेक्स देखना है। तो ये 2 टॉपिक आपको फॉर एफएक्स रिटेल प्लेटफॉर्म में देखना है, एक एफएक्स रिटेल प्लेटफॉर्म और एक USDX, राइट। उसके बाद दोस्तों
जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 34 नंबर, इसमें हमारा मार्केट कैसे इंटरकनेक्टेड है और मार्केट डायनेमिक्स क्या होता है इसे देखना है। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक आता है वो हमारा है एशियन क्लियरिंग यूनियन, ठीक है। 34 नंबर यूनिट में है एशियन क्लियरिंग यूनियन, 34.8 में आप देख सकते हैं, इससे सवाल बराबर आता है, इसको देख के जाइए। और उसके बाद एक फाइनेंशियल मार्केट कैसे इंटरकनेक्टेड होता है, क्या इंपॉर्टेंस है इंटरकनेक्टेडनेस का, क्यों इंटरकनेक्टेडनेस किया जाए, दिस थिंग आर वेरी इंपॉर्टेंट, इससे सवाल पूछा गया था। यदि हम 35 यूनिट की तरफ मूव करें और इसमें हम मर्चेंट बैंकिंग सर्विस देखेंगे तो मर्चेंट बैंकिंग सर्विस का डेवलपमेंट कैसा हुआ, पहला मर्चेंट बैंक कौन सा था, ठीक है, इस प्रकार के सवाल आते हैं। कौन से कमीशन के बेसिस पर मर्चेंट बैंकिंग का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, फिर सेबी का क्या रेगुलेशन है, ठीक है ना। सेबी का रेगुलेशन के रिगार्डिंग आपको मैं बता दूं, इसमें बहुत सारी कैटेगरीज दी गई हैं 1 2 3 4 ऐसा करके, ठीक है, तो उसको देख लीजिए। सॉरी फ्रेंड्स। उसके बाद एक्टिविटीज़ को देख लीजिए, मर्चेंट बैंकिंग का क्या क्या एक्टिविटीज़ होता है, ठीक है, कौन कौन से एक्टिविटीज़ ये करते हैं, प्री इशू फंक्शन, अंडर राइटिंग, एवरीथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर यूनिट नंबर 36 की बात करें तो हमारा डेरिवेटिव मार्केट आता है, और डेरिवेटिव मार्केट में आप FRA देख के जाइए, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर ऑप्शन, ISDA एग्रीमेंट, एक्सचेंज ट्रेडेड एंड ओवर द काउंटर मार्केट, ये सभी इंपॉर्टेंट है। 37 या नंबर यूनिट से TREDS देख लीजिए, TREDS से रिलेटेड जितने भी टॉपिक है उसको देख लीजिए। और फैक्टरिंग क्या होता है, बेसिक फैक्टरिंग का जानकारी आपको होना चाहिए, क्योंकि TREDS आपको ये समझ में आएगा नहीं जब तक आप फैक्टरिंग समझेंगे नहीं। 39 नंबर यूनिट 38 को ऑमिट कीजिए। 39 में हमारा लीज फाइनेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लीज फाइनेंस क्या होता है, कैसे ये इवॉल्व हुआ, इसका फाइनेंशियल रेशियो पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, सब इंपॉर्टेंट है। इससे सवाल पूछा गया था न्यूमेरिकल टाइप का। हायर परचेज क्या होता है, कैसे हायर परचेज आया भारत में, और लीज फाइनेंसिंग और हायर परचेज में क्या डिफरेंस है ये देख लीजिए। 40 नंबर यूनिट से आप क्रेडिट रेटिंग क्या होता है, CRA कौन होते हैं, रेटिंग कौन कौन से फैक्टर कंसिडर किया जाए जब हम कंपनी को रेट करें, क्रेडिट रेटिंग का सिंबल क्या होता है, CICs क्या होते हैं, एवरीथिंग यू हैव टू सी। 41 नंबर यूनिट से म्यूचुअल फंड देख लीजिए, रिस्कोमीटर क्या होता है, बीटा फैक्टर क्या होता है, NAV क्या है, लोड या नॉन लोड फंड्स क्या होते हैं, इंश्योरेंस प्रोडक्ट में कितने तरह के इंश्योरेंस बिजनेस होते हैं, कुछ हमारे सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं इंश्योरेंस भी, जैसे कि आधार APY, फिर PMSBY, इससे सवाल पूछा जाता है स्कीम से रिलेटेड। फिर इंश्योरेंस ओम्बड्समैन स्कीम से सवाल पूछा जाता है। 43 नंबर यूनिट में आपको एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम, EPFO, PPF, APY, इससे सवाल आता है। और 44 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पारा बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस अंडरटेकन बाय ए बैंक, इसके अंदर जितने भी तरह के पारा बैंकिंग सर्विसेज हैं सबसे सवाल आते हैं। और 45 में आपको REIT, टाइप्स ऑफ REIT, टैक्सेशन गाइडलाइन फॉर इन्वेस्टर ऑफ REIT, INVIT, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ INVIT और INVIT का रेवेन्यू मॉडल, ये सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों कुल मिलाकर मैंने आपको 45 मिनट के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिए। मैं आपको फिर से बता दूं, हमारा मेथोडोलॉजी रहेगा पढ़ने का कि सबसे पहले फेज में हम लोग ये 45 यूनिट्स को कवर करेंगे। डेली बेसिस पे आपको टारगेट दिया जाएगा कि आज आपको 3 से 4 यूनिट कवर करना है। कैसे कवर करना है, PDF वीडियो सब मैं प्रोवाइड करूंगा, शाम में आपको क्विज करवा दूंगा और वीकली हम लोग मॉक टेस्ट कर लेंगे। तो ये हमारा फेज 1 रहेगा। और फेज 2 में दोस्तों हम लोग जो बाकी के टॉपिक्स है उसको कवर करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा फुल्ली फ्लेजेड प्रिपरेशन होगा अपकमिंग IN IFS के एग्जामिनेशन के लिए। और यदि आप चाहते हैं कि इस प्रकार के एनालिसिस में बाकी सब्जेक्ट्स के लिए लाऊं तो प्लीज़ राइट डाउन यस इन द कमेंट सेक्शन। धन्यवाद।